19 की तिथि स्वतंत्र भारत के माथे में स्वतंत्रता के तिलोत्सव की तिथि है। जब तक यह दिन नहीं आया, भारत आधी स्वतंत्रता को ही मन महसूस कर जीता रहा। और जैसे ही इस पुनीत तिथि में देश के नीतिगत फैसले लेने के लिए बनाए मंदिर में वो बड़ा फैसला आया। देश की दशा और दिशा दोनों ही तय हो गई। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कश्मीर से धारा 370 के हट जाने के और कश्मीर का पुनर्रूपेण भारतीयकरण हो जाने का। आज बात इसलिए क्योंकि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त करने, असंवैधानिक ठहराए जाने के अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्र के मोदी सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, उन्हें सही, जायज, जरूरी और संवैधानिक ठहराया है। हमने कई बार आपसे इस धारा के जन्म की कहानी साझा की, कैसे ये धारा अस्तित्व में आई ये भी बताया, इस धारा से देश को क्या क्या नुकसान हुआ ये बताया। लेकिन आज इस धारा के वध के वर्णन की बारी है। आज ये बताने की बारी है कि कैसे इसे कश्मीर से हटाया गया। तो आइए आरंभ करते हैं एकदम आरंभ से। केंद्र की भाजपा सरकार 2014 के बाद ही यह फैसला कर चुकी थी कि उन्हें कश्मीर से हर वो बाधा हटा देनी है जो इसके भारतीय होने और समूचे भारतीय का कश्मीर होने की राह में आए। सभी बाधाओं का आकलन हुआ, अराजकता की हुई, आतंकवाद की हुई। जब सभी बाधाओं का आकलन कर लिया गया तो उस बुरी बला की खोज हुई जिससे एक सधे सब सधे वाली शुक्ति चरितार्थ हो जाए, एक इलाज और सारी बीमारियां रफूचक्कर हो जाए। वो बला थी धारा 370 जो कश्मीर में अलगाववादी संगठनों की ताकत थी। इसके जोर में वो वहां सरकार बनाते थे और फिर इस्लाम परस्ती के आड़ में पाकिस्तान परस्ती का घिनौना खेल खेलते थे। इस बड़ी बीमारी का इलाज शुरू हुआ 1 मार्च 2015 से, लेकिन ये सब बदलने वाला था और बदलाव आरंभ हुआ 1 मार्च 2015 को, जब चुनावों के बाद बीजेपी और पीडीपी एक साथ आए और सरकार बनाई गई। धारा 370 हटाने की बुनियाद जोरावर सिंह स्टेडियम में उस दिन पड़ी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे। दोनों आपस में गले लगे और इसी के साथ बीजेपी का विरोध भी शुरू हो गया, खासकर उन्हीं के समर्थकों द्वारा। जाहिर भी था कि पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जिसको पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड रहा है। आतंकवाद फैलाने वाले लोगों का समर्थन करना भी इन्हीं लोगों का काम था। बीजेपी अपने मिशन कश्मीर पर शनै शनै आगे बढ़ने लगी। सबसे पहला काम हुआ था 2016-17 के बीच एनआईए की कश्मीर घाटी में धुआंधार एंट्री। एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादियों और आतंकी समर्थकों, ओवरग्राउंड वर्कर्स की फंडिंग के स्रोतों पर प्रहार किया और साथ ही दशकों से कश्मीर में चल रहे हवाला पर चोट करनी शुरू कर दी। मतलब एक के बाद एक सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट दे दी गई थी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की, पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लेने की। अगर आप डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि सेना ने काफी एनकाउंटर किए और नए तरीके से आतंकियों को मारना शुरू किया। राम माधव के नेतृत्व में आरएसएस ने भी कश्मीर में जगह बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका जुड़ाव आम जनता से होने लगा था। आरएसएस ने पंचायत के स्तर पर काम किया, जिसका फायदा आगे आने वाले पंचायत चुनावों में दिखा। यह सब एक कदम से कदम बढ़ाने का था। इन सब घटनाओं से पीडीपी और बीजेपी के बीच फिर से दरार आने लगी। इसी बीच कांग्रेस और एनसीपी ने भी पीडीपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब अगर ऐसी कोई सरकार बन जाती तो बीजेपी फिर से सिस्टम से बाहर हो जाती और धारा 370 हटाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। तो असल खेल 20 जून 2018 को हुआ, जब गवर्नर वोरा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी। विपक्षी पार्टी अवाक थी, हैरान थी। उसके बाद कुछ प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की गई कि अचानक ये हुआ क्यों। बीवीआर सुब्रमण्यम को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। नक्सल एक्सपर्ट
हाईकोर्ट विजय कुमार और जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास को वहां पे राज्यपाल का सलाहकार बना दिया गया। इसके बाद सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल बना दिया गया। ये सारी नियुक्तियां ऐसे ही हवाबाजी में नहीं हुई थी दोस्तों, ऐसे ही बस नहीं हो रहा था ये सब कुछ। इसी दौरान रमजान पर युद्ध विराम नहीं किया गया और जमकर आतंकियों का सफाया किया गया। हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर घाटी में भेजी गई। यहाँ तक कि एनएसजी को भी सिक्योरिटी ग्रिड का हिस्सा बनाकर भेजा गया ट्रेनिंग के नाम पर। ये ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। अक्टूबर 2018 में ही जेएनके बैंक पर एक्शन शुरू हुआ, जहां भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी के काफी सबूत मिले। महबूबा मुफ्ती को भी उसी वक्त नोटिस थमाया गया। बीजेपी अपनी धीमी रफ्तार से कब उसेन बोल्ट हो गई किसी को मालूम न हुआ और कयास यह लगने लगा कि 2019 लोकसभा से पहले ही कश्मीर में कुछ बड़ा होगा। क्या होगा यह मालूम नहीं। इसी बीच एक बड़ी दुखदायक घटना हुई। 14 फरवरी की तारीख में पुलवामा हमला हुआ और हमारे कई वीर गति को प्राप्त हुए। उस एक घटना ने फिर डायनामिक बदल दिया। देश पर बदले का दबाव आ गया। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जवानों ने उसके घर में घुसकर उनके परखच्चे छुड़ाए। सरकार ने थोड़ी सी अपनी गति को धीमा फिर से किया, क्योंकि फैसला लेने के लिए फैसले की कुर्सी पर बने रहना आवश्यक होता है। तो हर चीज का एक सही वक्त था। 19 में बेहतर जनादेश के साथ फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने और इस बार अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया था जैसे किसी खास मिशन को पूर्ण करने के लिए। जून महीने में ही 5 टीमों का निर्माण किया गया दोस्तों। धारा 370 को हटाने की तैयारी की अब फिर से शुरू किया गया। पहली टीम थी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की और रक्षा मंत्री की। इसमें प्रधानमंत्री कैप्टन थे, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह इस टीम के खास मेंबर बने। इस टीम में जो भी निर्णय होते थे उसके बारे में बस इन तीनों को ही पता होता था। इसके अलावा कहीं कोई बात आज तक बाहर ही नहीं आई। दूसरी राजनीतिक टीम बनाई गई। इसमें 6 अन्य नेता, जिनमें पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, जितेंद्र कुमार और हेमंत बिश्वा शर्मा थे, जिनका काम था सिर्फ हर वक्त विपक्ष को साधना और ऐसी किसी स्थिति में राज्यसभा में बहुमत का जुगाड़ करना, क्योंकि अभी भी राज्यसभा में बीजेपी या एनडीए के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। इन नेताओं को 5 अगस्त की सुबह 10:30 बजे ही पता लगा कि आज ही ये कानून राज्यसभा में लाया जाएगा। सच वॉज द सीक्रेसी। तीसरी थी एक कार्यकारिणी टीम, जिसका काम था कानून में बदलाव करने का और जमीनी प्रतिक्रिया को साधने का। इस टीम के मेंबर्स थे एनएसए डोभाल, रॉ चीफ समंत गोयल, आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार, होम सेक्रेटरी राजीव गौबा, ज्ञानेश कुमार जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी थे। इन सभी अफसरों का काम था कानून एवं व्यवस्था को संभालना, पाकिस्तान या चीन की तरफ से होने वाले किसी कदम को रोकना, आतंकवादी घटनाओं को लगाम लगाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना और जम्मू कश्मीर की हर आवश्यकता को पूर्ण करना। चौथी थी विधिक टीम। इसमें अरुण जेटली, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल, कानून एवं न्याय मंत्रालय सचिव आलोक श्रीवास्तव और एडिशनल सेक्रेटरी लॉ आरएस वर्मा थे। इनके अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस टीम के कानूनी सलाहकार थे। इस टीम का काम था कानूनी रूप से मजबूत ड्राफ्ट बनाना, ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हटाया जा सके। इस टीम ने जून और जुलाई के दौरान अनगिनत मीटिंग की होंगी, घंटों घंटों एक लाइन एक शब्द पर मंथन किया होगा और फाइनल ड्राफ्ट बनाकर हमारे सामने तैयार किया। इस टीम का काम मुख्यतः 370 और 35A हटाने के बाद होने वाले कानूनी प्रतिक्रिया से लड़ने का था, क्योंकि विपक्ष के पास वकीलों की भीड़ थी। साथ ही न्यायतंत्र में भी कुछ लोग थे दोस्तों, जो ऐसे किसी भी मामले में तुरंत दखल दे सकते थे। पांचवी और आखिरी टीम थी
विदेश मंत्रालय की, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन थे। इनका काम था दुनिया को इस बदलाव के बारे में बताना, समझाना, भारत का पक्ष रखना और किसी भी तरह के कूटनीतिक आक्रमण को ध्वस्त करते रहना। मई में सरकार बनने के बाद एनएसए डोभाल ने कश्मीर घाटी के कई चक्कर लगा दिए थे और तमाम तरह के इनपुट्स उनके पास थे। सरकार ने प्लान किया था कि इस कानून को अगले सत्र में लाया जाएगा, लेकिन उसी बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कुछ बयान आ चुके थे, जिस वजह से सरकार को लग रहा था कि कहीं जल्दी ना करना पड़े। इसी वजह से 25 जुलाई को मॉनसून सेशन को 7 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश भी दे दिया गया, लेकिन अभी तक ये निश्चित नहीं था कि हम ये करने ही वाले हैं। 2 अगस्त 2019 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रत्याशित रूप से कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात की। ये बात भारतीय सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के गले नहीं उतर रही थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की एक कॉल होती है और आगे बढ़ने का निर्देश मिल जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये सब कुछ इतना स्क्रिप्टेड है। बताती हूँ, पांचों टीम सक्रिय हो चुकी थी। अमित शाह का वॉर रूम बनाया गया था पार्लियामेंट ऑफिस में, जहां से वे पीएमओ और सॉलिसिटर जनरल के साथ 24 दिन 7 हफ्ते अपने लाइन पर रहते थे। जम्मू कश्मीर की तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शालीन काबरा से गृह मंत्रालय की बात हुई और तुरंत अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। सभी यात्रियों को तुरंत वापस लौटने को कहा गया। सिविल सर्विस और सेना को यात्रियों की मदद करने को कहा गया। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया। कई टुकड़ियां कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में तैनात हो चुकी थी। इसके साथ ही एलओसी पर बड़े हथियारों की तैनाती भी की जा रही थी। उत्तर भारत के सभी एयरफोर्स स्टेशन हाई अलर्ट पर थे। वहीं नेवी से कई युद्धपोत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पोजीशन ले चुके थे। एक तरह से युद्ध के लिए सेना तत्पर थी, सज्ज थी। 2 अगस्त को गृह मंत्रालय और पीएमओ सुबह 3 बजे तक काम करते रहे। यही प्रक्रिया 3 और 4 अगस्त को भी दोहराई गई और शुक्रवार को यह संदेश काफी महत्वपूर्ण लोगों को दिया जा चुका था कि 5 अगस्त इज द डे। शुक्रवार के अमरनाथ यात्रा को रोकने के आदेश के बाद सोशल मीडिया में माहौल गर्म हो चुका था दोस्तों। सभी को अंदेशा हो चुका था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अलग अलग तरह के सिद्धांतों और मास्टर स्ट्रोक वाली कहानियां सामने आ रही थी। नई बातें बढ़ाई जा रही थी, कुछ भी कहानी गढ़ी जा रही थी। रविवार 4 अगस्त की रात को सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया और फोन पर प्रधानमंत्री अमित शाह और अजय डोभाल की बात होती है और अगले दिन सुबह सीसीएस की मीटिंग के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश करने पर सहमति बनी, क्योंकि टीम नंबर 2 ने बता दिया था कि विपक्ष को मैनेज कर लिया गया है। अब बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में तो पूर्ण बहुमत है ही। 4 अगस्त की रात विदेश मंत्रालय के लिए भी संचार मसौदे पर हुआ। दुनिया के हर देश की सरकार से संपर्क की तैयारी कर ली गई थी। कुछ बड़े देशों की सरकारों को इत्तला कर दिया गया था कि हम एक खास एक्शन लेने वाले हैं और समर्थन का आश्वासन भी लिया गया था, क्योंकि उसकी भी आवश्यकता पड़ सकती थी। सीसीएस की मीटिंग के बाद अमित शाह राज्यसभा पहुंचे और 11 बजे के आसपास उन्होंने ऐतिहासिक भाषण देकर इन प्रावधानों को हमेशा के लिए बदल दिया और इस 70 साल पुरानी बीमारी को खत्म कर दिया। जैसे ही अमित शाह ने इस मुद्दे पर भाषण देना आरंभ किया, विदेश मंत्रालय हरकत में आया और सभी देशों को सूचना भेजी जाने लगी। बड़े देशों को पूरी तरीके से कॉल्स करके सूचित किया गया। इस कानून के हर पहलू पर जानकारी दी गई ताकि किसी भी तरह की कोई भी कूटनीतिक प्रतिक्रिया को खत्म किया जाए। कोई नया प्रपंच हो तो उसके लिए वो सज्ज थे। वही टीम को आदेश दिए गए। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर रोक लगाई गई। धारा 144 लागू की गई। अजय डोभाल कुछ दिनों के लिए कश्मीर घाटी में ही रहे। सर्दियों की तैयारी कर ली गई। संभार तंत्र, रसद आदि के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। वहीं पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया जाने लगा। जिन लोगों से दंगे फसाद का जरा सा भी भय था, उन्हें गिरफ्तार और नजरबंद करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जेल में भी डाल दिया गया। इसी वजह से 5 अगस्त के बाद कश्मीर घाटी में कोई भी हल्ला नहीं मचा दोस्तों। वही टीम 5 के प्रयास भी रंग लाए, क्योंकि सभी बड़े देशों, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स, नाटो देश, यूरोपियन यूनियन के देश, ओआईसी और अन्य इस्लामिक देशों ने भी इस मामले पर भारत का ही समर्थन किया या फिर वो चुप रहे।
3-4 की कानूनी तैयारी इतनी पुख्ता थी कि इस कानून के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। जुडिशरी तक इस कानून में कोई कमी नहीं ढूंढ पाई थी। इतनी अच्छे तरीके से वो सज्ज थे। टीम 2 जिनका काम था पॉलिटिकल सपोर्ट लेने का, उसने बेहतरीन काम किया और कुछ पार्टियों को छोड़कर लगभग हर पार्टी ने इन बिल के समर्थन में ही वोट दिया। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी तक की हिम्मत नहीं हुई कि इनका विरोध करने के लिए तैयारी करे या कुछ बोल पाए। धारा 370 और 35A को हटाने की ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं था दोस्तों, जो रातों रात लिया गया। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जिसे मूर्त रूप लेने में 3 से 4 साल लगे। इस बीच में प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाए गए, पीडीपी के साथ सरकार बनाने पर भी सवाल उठे, लेकिन उन्हें पहले दिन से पता था कि इस समस्या को कैसे खत्म करना है और उन्होंने वही किया। देश के दिल में बढ़ रहे कैंसर का सफल इलाज हो गया इस तरह। तो ये थी पूरी कथा मिशन कश्मीर की। अच्छी लगी, रोचक लगी, जानकारियों से भरपूर लगी तो अपने दोस्तों को, जानने वालों से भी साझा करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और बोलिए साथ में। जय भारत।